imaginary question number 2. The sales reports that next year he expects to sell 50,000 units of a certain product. Two kinds of raw materials, A and B, are required for manufacturing the product. Each unit of the product requires 2 kgs of A and 3 kgs of B. The estimated opening balances at the commencement of next year: finished product 10,000 units, A 12,000 kilograms, B 15,000 kilograms. The desirable closing balance at the end of next year: finished product 14,000 units, A 13,000 kilograms, B 16,000 kilograms. Draw up material purchase budget for the next year. माना क्वेश्चन ने हमसे परचेज बजट पूछा है, लेकिन हम शुरुआत किससे करेंगे? प्रोडक्शन बजट कहां से शुरुआत करेंगे? बजटेड सेल। बजटेड सेल से। हाँ, तो बजट क्या कहता है? पहले ही लाइन में लिखा है कि हम यूनिट्स बेचना चाहते हैं 50,000। चलिए ऐड करिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हाँ, तो है क्लोजिंग स्टॉक 14,000 यूनिट्स। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी बताएं, 10,000 यूनिट्स। तो प्लस माइनस करके कितना हो गया? 54,000 यूनिट्स। 54,000 यूनिट्स के सामने आप क्या रॉ मटेरियल ए कंज्यूम होगा 2 किलो, रॉ मटेरियल बी कंज्यूम होगा 3 किलो। तो ये हो गया 1,08,000 किलोग्राम्स, और ये हो गया 1,62,000 किलोग्राम्स। तो पहले आपने लिखा बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए अब आप इसमें ऐड करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताइए। 13,000 kilograms and 16,000 kilograms. To be subtracted opening stock of raw material, opening stock of raw material 12,000 and 15,000, minus 12,000 and minus 15,000, तो आपने बताया 1,09,000 kilograms and 1,63,000. ओके,
आपने लिखा 1,09,000 किलोग्राम्स, आपने लिखा 1,63,000 किलोग्राम्स, और ये जो भी आंसर आया है इसके सामने आप क्या लिखेंगे? बजटेड परचेजेस। हाँ जी, अगर क्वेश्चन परचेज प्राइस बता दे तो फिर हम बजटेड परचेज कॉस्ट भी बता देंगे, पर वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया। ठीक है, इतना ही हो सकता था ये। तो मेन क्वेश्चंस में आइए, हमारे सिर्फ 3 मेन क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक बात है ना, यही 3 क्वेश्चन बचे हैं, एक ही कंसेप्ट बचा है, कैश बजट। तो शुरू किया जाए फिर। अच्छा, कंसेप्ट नंबर कौन सा लिखा जाए? 9, कंसेप्ट नंबर 9। ठीक है, अच्छा हाँ, कंसेप्ट नंबर 10 से कोई बात नहीं, कंसेप्ट नंबर 10 से ठीक है। लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 10। कंसेप्ट नंबर 10 ब्रैकेट्स में लिखिएगा कैश बजट। कैश बजट रिलेटेड क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। कंसेप्ट नंबर 10 आपने लिखा कैश बजट, 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन। ओके, लिखिएगा दिस बजट represents estimated cash inflows and outflows. Estimated cash inflows and outflows during the budgeted period. Estimated cash inflows and outflows during the budgeted period. अच्छा, कैश अकाउंट हम किसे कहना चाहेंगे? सुनिए, जो 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 पीरियड बीत गया, जो पिछला साल था, उसमें कहां से कैश आया, कहां से कैश गया, अगर आपको ये डिटेल्स जाननी है तो कैश अकाउंट बना लीजिए। कैश बजट यानी क्या? जो आने वाला साल है, जो अगला पीरियड है, उसमें कहां से कैश आएगा और कहां कैश जाएगा, उसके लिए जो हम बनाएंगे उसे हम कहते हैं कैश बजट। तो ये तय हो गया, कैश अकाउंट यानी पास्ट इवेंट और कैश बजट यानी फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कहां से कैश आएगा और कहां कैश जाएगा, अगर इसको एक स्टेटमेंट में लिख लिया जाए तो उसे कैश बजट कहते हैं। आगे लिखिएगा, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड with the help of following equation. चलिए इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन लिखेगा ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स क्या लिखा आपने? ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स माइनस estimated cash payment minus estimated cash payments is equal to closing cash balance. ठीक है ना, सिंपल इक्वेशन है ना। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। सिंपल सी इक्वेशन। तो आप आइएगा पेज नंबर 10.2 पर। पेज नंबर 10.2
पहला क्वेश्चन जो कैश बजट से रिलेटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग 30th June 2010 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, जिसमें आपको बताया गया है मंथ, सेल्स, मटेरियल्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स, ये डिटेल्स आपको बताई गई। नीचे लिखा है क्रेडिट आइटम्स आर, उसमें क्या है, सेल्स डेटर्स 10% सेल्स आर ऑन कैश, 50% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। क्रेडिटर्स materials 2 months, wages 1/4 of a month, overheads half of a month. Cash and bank balance on 1st April 2010 expected to be rupees 6,000. Other relevant information number 1, plant and machinery will be installed in February, ये गलती से लिखा है 2008, ये है 2010, at cost of rupees 96,000. Monthly installment of rupees 2,000 is payable from April onwards. Dividend at rate of 5% on preference share capital of rupees 2 lakh will be paid on 1st June. Advance to be received for sale of vehicle rupees 9,000 in June. Dividend from investment amounting to rupees 1,000 expected to be received in June. Income tax advance to be paid in June is rupees 2,000. तो जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें कैश बजट बनाना है, 3 महीनों के लिए बनाना है। अच्छा, कौन से 3 महीनों के लिए बनाना है? अप्रैल, मई एंड जून। चलिए हेडिंग डालिएगा कैश बजट, और ये हमें 3 महीनों के लिए बनाना है। तो जो आपको कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अप्रैल, मई एंड जून। हाँ जी, आप ये कॉलम्स बनाएं, पर्टिकुलर्स, अप्रैल, मई एंड जून। कैश बजट की शुरुआत कहां से होगी? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो आपने सबसे पहले लिखा ओपनिंग कैश बैलेंस, इसमें आप ऐड करिएगा एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स। आप इसमें ऐड करेंगे एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स। एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट में नंबर 1 क्या लिखा जाए? नंबर 1 हमें लिखना चाहिए कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब जब सेल होती है और कैश उसी समय मिल जाता है, ये तो हो गई कैश सेल। लेकिन जब क्रेडिट सेल होती है तो पैसा उसी समय नहीं मिलता, बाद में मिलता। उसे हम क्या लिखें? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। नंबर 3, कोई और ट्रांजैक्शन आप बताएं जो कि इस क्वेश्चन में कैश रिसिप्ट में लिखा जा सकता। हाँ, आप बता रहे हैं, एक जगह लिखा है सेल ऑफ व्हीकल। सेल ऑफ व्हीकल, उसे भी कैश रिसिप्ट में कहा जा सकता। और बताइए।
ओके, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड। हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस में एस्टिमेटेड कैश रिसीव्स ऐड करेंगे। एक अमाउंट आएगा ऐड करके, जो अमाउंट आएगा उसको हम नाम देंगे टोटल कैश अवेलेबल। क्या लिखा आपने, टोटल कैश अवेलेबल। इसमें से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स। एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, इसमें नंबर 1 क्या लिखा जाए, आप लिखिएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या तो लिख लीजिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या आप लिख सकते हैं पेमेंट फॉर मटेरियल। एक ही बात है ना, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट इसलिए तो करनी है क्योंकि हमने उनसे मटेरियल खरीदा था। और बताइए आप क्या लिखना चाहेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस। अच्छा, नंबर 3 बताइए, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। नंबर 4 बताइए, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने लिखा मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 5 बताइए, डिविडेंड पेड। नंबर 6 बताइए, इनकम टैक्स टू बी पेड। इनकम टैक्स टू बी पेड। और कोई एंट्री बताइए, अगर पेमेंट की यही एंट्रीज हैं तो हम इन सबका टोटल भी करेंगे, और इसके टोटल को हम क्या नाम देंगे, टोटल कैश पेमेंट्स। जितनी भी पेमेंट्स हम लिखेंगे उसका जो भी टोटल होगा वो होगा टोटल कैश पेमेंट्स। फिर हमने क्या करना है कि जो टोटल कैश अवेलेबल होगा उसमें से हम टोटल कैश पेमेंट माइनस कर देंगे, तो हमें एक डिफरेंस पता चल जाएगा। वो जो भी डिफरेंस होगा उसे कहा जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। प्रोसीजर तो यही है ना। अब प्रोफॉर्मा बन जाए तो हमें लगता है कि हमारा आधा काम तो हो ही गया, बस हमको कैश रिसिप्ट और पेमेंट के ट्रांजैक्शंस ढूंढ के लाने। तो शुरू किया जाए फिर। हां, तो अप्रैल से शुरू करें। बताइएगा अप्रैल का क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना लिखा। आप लिखिएगा ओपनिंग कैश बैलेंस ₹6,000। मई जून का तो अभी बता दें। क्या है ना, हम जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे उससे हम मई का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, और मई के क्लोजिंग को हम जून का बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। सेल्स और डेटर्स की कुछ डिटेल्स हैं आपके पास। डिटेल्स क्या है, ध्यान से पढ़ेगा। 10% सेल्स आर ऑन कैश, इसका मतलब 10% सेल कैश सेल होती है, पैसा उसी समय मिल जाता है। अच्छा, अप्रैल की सेल क्वेश्चन में कितनी लिखी है, 16,000 रुपए। 16,000 है ना। कैश सेल होगा इसका 10%। 10% कितना हो गया, 1,600 रुपए। मई की सेल है 17,000 रुपए, 10%
1700 रुपए। जून की सेल 18,000 रुपए, 10%, 1800 रुपए। पॉइंट वैलिड। कैश फ्रॉम डेटर्स। इंफॉर्मेशन यह है कि जितनी भी क्रेडिट सेल होती है उसमें से आधा पैसा उसके अगले महीने, बाकी आधा पैसा उसके भी अगले महीने मिलता है। यह क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। तो यह मैटर तो इतनी आसानी से डील होगा नहीं, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं और ब्रैकेट्स में लिखिएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हाँ, तो आप ऐसे कॉलम से बनाइएगा। हाँ जी, मंथ, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव्ड, और कैश रिसीव्ड में अप्रैल, मई एंड जून। देखो, फरवरी में टोटल सेल 14,000 है, क्वेश्चन में लिखा। जरूर उसका 10% कैश सेल रहा होगा, तो क्रेडिट सेल हो गया, बाकी बचा 90%। तो 90% कितना हो गया? आपने बताया 12,600। अब क्वेश्चन कहता है कि जब क्रेडिट सेल होती है तो उसका आधा पैसा उसके अगले महीने, बाकी आधा पैसा उसके भी अगले महीने मिलता है। 12,600 की क्रेडिट सेल है, आधा हो गया 6,300। 6,300 मिलेगा मार्च में, 6,300 मिलेगा अप्रैल में। मार्च तो हम जानना नहीं चाहते, अप्रैल हम जानना चाहते हैं। 6,300, ठीक है। मार्च की टोटल सेल 15,000, क्रेडिट सेल उसका 90%, 13,500। इसका आधा 6,750, 6,750 मिलेगा अप्रैल में, 6,750 मिलेगा मई में। ठीक बात है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पॉइंट तो ये नहीं है। अच्छा, अप्रैल की टोटल सेल कितनी दे रखी? 16,000, क्रेडिट सेल उसका 90%, 14,400। इसका करिए आधा, 7,200 मिलेगा मई में, और 7,200 ही मिलेगा जून में। मई की टोटल सेल कितनी है? 17,000, उसका 90%, 15,300। आधा कितना हो गया? 7,650 मिलेगा जून में, बाकी 7,650 मिलेगा जुलाई में। वो हम जानना नहीं चाहते, और जून की क्रेडिट से लिखने का अब तो कोई फायदा ही नहीं। खैर, अप्रैल में कितना कैश मिलता नजर आ रहा है? 13050। मई में 13950, और तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स।
13050, 13950 and 14850. हाँ जी, कैलकुलेशन समझ में आ गई हमको। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आपने कैश बजट में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बजट में अगली एंट्री कौन सी है? सेल ऑफ व्हीकल। आइए इस इंफॉर्मेशन को ढूंढें। हां, लिखा हुआ है कि हमको 9,000 रुपए मिलेंगे जून के महीने में। ठीक है, 9,000 रुपए मिलेंगे जून के महीने में। डिविडेंड रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन नंबर 4 में लिखा है हमको 1,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा जून के महीने में। अब आप मुझे टोटल कैश अवेलेबल बता सकते हैं? अप्रैल का आपने बताया 20,650। अभी मई और जून का हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने मई और जून के ओपनिंग कैश बैलेंसेस लिखे नहीं, वो हम बाद में बताएंगे। अप्रैल का तो हमने बता दिया ना टोटल कैश अवेलेबल। अब आप आइए पेमेंट की तरफ। पहली पेमेंट कौन सी है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या फिर आप कह सकते हैं पेमेंट फॉर मटेरियल। अच्छा, जब वो कहते हैं क्रेडिटर्स मटेरियल्स 2 मंथ्स, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब हम सामान 2 महीने के क्रेडिट पर खरीदते हैं। इस महीने हम जो सामान खरीदेंगे उसकी पेमेंट हम 2 महीने के बाद करेंगे, या यूं कहें 2 महीने पहले जो सामान खरीदा था उसकी पेमेंट हम इस महीने कर देंगे। आपने फरवरी में मटेरियल कितना खरीदा था? 9,600 रुपए। आप इसकी पेमेंट फरवरी के 2 महीने के बाद जा रहे अप्रैल में पेमेंट करिए। तो आइए अप्रैल में हम मटेरियल के लिए 9,600 रुपए की पेमेंट करें। दूसरे शब्दों में, फरवरी में खरीदे गए सामान की पेमेंट अप्रैल में करी जाए। मार्च में खरीदे गए सामान की पेमेंट मई में करें 9,000 रुपए, और उसके बाद 9,200 रुपए। 9,200 रुपए, ठीक है ना? सिचुएशन समझ में आ गई। अब है पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का क्रेडिट पीरियड लिखा है 1/4 ऑफ ए मंथ। अब ये 1/4 ऑफ ए मंथ क्या होता है? नोट नंबर 2, वेजेस। नोट नंबर 2 हेडिंग डालेगा वेजेस। अगर ये लिखा होता 1 मंथ तो आप इसका क्या मतलब निकालते? पेमेंट अगले महीने होती, यानी 1 महीने की पेमेंट अगले महीने होती। जनवरी की पेमेंट फरवरी में, फरवरी की पेमेंट मार्च में। इसका मतलब आप 1 महीने के पॉइंट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जब आप 1 महीने को समझते हैं तो आप महीने के चौथे हिस्से को भी तो समझिए। अगर 1 महीने को 4 हिस्सों में भाग कर दिया जाए, या यूं कहें 1 महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि 1 महीने की वेजेस की पेमेंट दूसरे महीने में होती है? तो क्या ऐसा भी हो सकता है 1 हफ्ते की वेजेस की पेमेंट दूसरे हफ्ते में होती? जब 1 महीने का मामला अगले महीने जा सकता है तो 1 हफ्ते का मामला भी तो अगले हफ्ते जा सकता है। दूसरे हफ्ते का मामला तीसरे हफ्ते में जाएगा, तीसरे का मामला चौथे हफ्ते में जाएगा। ऐसा हो सकता ना? किसी भी समय कितनी वेजेस आउटस्टैंडिंग होती? दोबारा बोले। हां, वेजेस रिप्रेजेंटिंग 1 वीक, क्योंकि पिछले हफ्ते की वेजेस जब आप पे करते हैं तो अगले हफ्ते की वेजेस
फिर आउटस्टैंडिंग हो जाती। दूसरे की पेमेंट जब तीसरे में होती है तो तीसरे की वेजेस फिर आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो हमेशा कितनी वेजेस आउटस्टैंडिंग रहती हैं? एक हफ्ते की वेजेस के बराबर। क्या ये पॉइंट वैलिड है? वैसे अगर पहले हफ्ते की पेमेंट दूसरे में हुई, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में, इससे फर्क क्या पड़ा? महीना तो वही है, महीना तो वही है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि हमने सुबह 10 बजे जो पेमेंट करनी थी वो 11 बजे कर दी, 11 बजे वाली पेमेंट 12 बजे कर दी, तो क्या फर्क पड़ा? दिन तो वही है। अगर मैं दिन का हिसाब आपसे डिस्कस करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने 10 बजे वाली पेमेंट 11 बजे करी हो, तो क्योंकि अगर दिन का हिसाब डिस्कस किया जाए तो यह बात अपने आप में बेकार है। पर जैसा कि ये कह रहे थे कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि जो आखिरी हफ्ता रहा होगा उसकी वेजेस की पेमेंट कब चली जाएगी? अगले महीने के पहले हफ्ते में चली जाएगी। इसका मतलब आप अपने महीने के चौथे हफ्ते की पेमेंट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वो पेमेंट आगे जाके करनी पड़ेगी। लेकिन जो पिछला महीना रहा होगा उसका जो आखिरी हफ्ता रहा होगा, वो आखिरी हफ्ता आपका हिस्सा नहीं है, पर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो रूल क्या एस्टेब्लिश हुआ? अपने महीने के आखिरी हफ्ते की पेमेंट मत करें, पिछले महीने के आखिरी हफ्ते की पेमेंट कर दे। ठीक है ना? अगर यह रूल एस्टेब्लिश होता है तो आइए हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। फार्मूला है वेजेस पेड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वेजेस ऑफ करंट मंथ। जो महीना चल रहा है उसके 4 में से 3 हफ्तों की पेमेंट इसी महीने में कर दे। क्या यह बात सही है? 4 में से 3 हफ्तों की पेमेंट इसी महीने में कर दे, प्लस 1/4 ऑफ वेजेस ऑफ लास्ट मंथ। पिछले महीने के जो 4 हफ्ते थे उसमें से 3 हफ्तों की पेमेंट तो उन्होंने खुद ही कर दी थी, पर 1 हफ्ते की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आइए पता करते हैं कि हमने अप्रैल में टोटल पेमेंट कितनी करनी है। वैसे अप्रैल की खुद की वेजेस कितनी है? अप्रैल की खुद की वेजेस कितनी है? 3200। आप अपनी वेजेस की 3/4 पेमेंट करें और पिछले महीने के वेजेस की 1/4 पेमेंट करें, तो आप टोटल पेमेंट कितनी करेंगे? 3150। मई के महीने की खुद की वेजेस कितनी है? 3600, उसकी 3/4 पेमेंट करें। पिछले महीने की वेजेस हैं 3200, उसकी 1/4 पेमेंट करें, 3500। 3500। जून का महीना क्या कहेगा? हमारी खुद की वेजेस हैं 4000 रुपए, उसकी 3/4 पेमेंट करें। पिछले महीने की वेजेस कितनी है? 3600, उसकी 1/4 पेमेंट करें, 3900। तो आपने ये पता कर लिया कि आप किस महीने कितनी वेजेस की पेमेंट करना चाहते हैं। तो आइए अप्रैल में पेमेंट रिकॉर्ड करें 3150। मई में पेमेंट रिकॉर्ड करें 3500। जून में पेमेंट रिकॉर्ड करें
3,900। आइए नोट नंबर 3 बना लेते हैं। नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का क्रेडिट पीरियड कितना लिखा है? हाफ मंथ, यानी महीने के 2 हिस्से करे जाएंगे। पहले हिस्से की पेमेंट दूसरे हिस्से में हो जाएगी, दूसरे हिस्से की पेमेंट आगे चली जाएगी, पर पिछले महीने का जो आखिरी हिस्सा रहा होगा उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, ओवरहेड्स पेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओवरहेड्स ऑफ करंट मंथ प्लस हाफ ऑफ ओवरहेड्स ऑफ लास्ट मंथ। वैसे बताएंगे अप्रैल के खुद के ओवरहेड्स कितने हैं? 2000, उसकी आधी पेमेंट करें। मई के ओवरहेड्स कितने हैं? मई के ओवरहेड्स कितने हैं? हाँ, मतलब पिछले महीने के ओवरहेड्स बताइए। 1900 रुपए, उसकी आधी पेमेंट करें। अच्छा, मई के खुद के ओवरहेड्स कितने हैं? 2200, उसकी आधी पेमेंट करें। पिछले महीने के ओवरहेड्स हैं 2000, उसकी भी आधी पेमेंट करें। आपने बताया 2100। जून के ओवरहेड्स कितने हैं? 2300, उसकी आधी पेमेंट करें। पिछले महीने के ओवरहेड्स 2200, उसकी भी आधी पेमेंट करें। आप ओवरहेड्स की पेमेंट करेंगे 2250 रुपए। ओके, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स रिकॉर्ड करें 1950, 2100, 2250। यह आपने कैलकुलेट करा पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर 1, आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे और आपको हर महीने 2000 रुपए की पेमेंट करनी है अप्रैल से। तो आइए हम हर महीने 2000 रुपए की पेमेंट रिकॉर्ड करें। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2000। डिविडेंड पेड, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का है, उस पर 5% डिविडेंड बनता है 10,000 रुपए, और यह आप पे कब करेंगे? जून में। इनकम टैक्स, एकदम लास्ट पॉइंट, 2000 का इनकम टैक्स आपने पे करना है और यह आपने जून में पे करना है। हाँ जी, अब आप मुझे पेमेंट्स का टोटल बताएं। 16,700 मई का बताएं, 16,600 जून की पेमेंट का टोटल बताएं। 29,350, 29,350। ये आपने मुझे पेमेंट्स की डिटेल्स और उसका टोटल बता दिया। हाँ जी, अप्रैल में आते हैं। कैश अवेलेबल है 20,650, पेमेंट आपको करनी है 16,700। तो आप डिफरेंस बताएं। 3950, ये आपने मुझे अप्रैल
क्लोजिंग कैश बैलेंस बता दिया, आप इसको मई ओपनिंग कैश बैलेंस बनाइए। ठीक है ना? ओके, आपने इसको मई ओपनिंग कैश बैलेंस बनाया, तो मई टोटल कैश अवेलेबल 19,600, पेमेंट्स का टोटल 16,600, डिफरेंस बताइए। ये 3,000 जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको आप जून का ओपनिंग बैलेंस लिखिए। जून में टोटल कैश अवेलेबल 29,650, पेमेंट 29,350, डिफरेंस आपने बताया ₹300, 300 रुपए। ठीक है, चलिए कैश बजट का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि जी कैसे बनाया जाता है। दो क्वेश्चन और हैं कॉस्टिंग की बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप आइएगा पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, पहले आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हां जी, पेज नंबर 10.3, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare a cash budget of Jaipur Refrigerators Private Limited for the quarter January to March 2009। तो कैश बजट 3 महीनों का पूछा गया है, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। पहली इंफॉर्मेशन, सेल्स बजट यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऑफ सीजन डिस्काउंट, एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री यूनिट्स। Half the sale proceed are collected in the month of sale and other half in the month following. Materials amounting to rupees 300 per unit manufactured are purchased 1 month in advance of manufacture and paid for in cash, earning 5% cash discount on half the material purchased. Direct labor budget was ₹50 per unit, variable overhead ₹100 per unit. Indirect labor budget was ₹6,000 per month. Depreciation was provided uniformly at ₹3,000 per month. मेरे ख्याल से डेप्रीजिएशन की इंफॉर्मेशन बेकार है, कैश बजट का डेप्रीजिएशन से कोई लेना देना नहीं। ओके, क्वेश्चन की बाकी डिटेल्स आप पढ़िए अपने आप। चलिए आइए कैश बजट बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा कैश बजट। कैश बजट आपको बनाना है जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। क्या इस क्वेश्चन में कैश सेल है? कैश सेल नहीं है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स है। तो फिर हमें जब डेटर से कैश मिलेगा तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आपने कहा कि आपको कस्टमर से कैश मिलेगा, पर इसके अलावा कोई और कैश रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन हो तो बताइए। सेल ऑफ मशीन,
और कोई कैश रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में जब आप एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स ऐड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल कैश अवेलेबल फिर आप इसमें से क्या माइनस करना चाहेंगे? एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स। एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स में नंबर 1 बताएंगे, पेमेंट फॉर मटेरियल्स। पेमेंट फॉर मटेरियल्स, क्या आप इसके बदले पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख सकते? आप लोगों ने ठीक पहचाना, हम ऐसा नहीं लिख सकते। एक्चुअली पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखने का मतलब यह होगा कि जी सामान हम खरीदेंगे इस महीने, पैसे अगले महीने देंगे, इसी को बोलते हैं ना पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर पैसा देके सामान खरीदा जाए तो क्या इसे भी पेमेंट टू क्रेडिटर्स कहा जाता है? कैश परचेज करते समय काहे का क्रेडिटर? तो इसलिए आप इसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा पेमेंट फॉर मटेरियल्स। ठीक बात है? आगे बताइए सर। चलो ये तो आपने बता दिया, आगे बताइए और भी कोई पेमेंट होगी? पेमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, और नंबर 3 बताइए, पेमेंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। आपने बताया पेमेंट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, नंबर 4 बताइए, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। आपने लिखा पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। नंबर 5 बताइए, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या लिखा आपने? पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये जो आपने लिखा ना पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसके ब्रैकेट्स में लिखेगा, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स के ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा इंक्लूडिंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स के ब्रैकेट में आपने लिखना है इंक्लूडिंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई और पेमेंट हो तो बताइए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या सारी पेमेंट्स के डिटेल्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं? तो ऑफ कोर्स इसका जो टोटल होगा उसको हम कहना चाहेंगे टोटल कैश पेमेंट्स। जो टोटल कैश अवेलेबल होगा उसमें से हम टोटल कैश पेमेंट माइनस कर देंगे, तो लास्ट में हमको क्या पता चल जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये कैश बजट बनाने का प्रोसीजर हो गया। हां जी, अब आप मुझे जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस बताएंगे? 1000। ये क्वेश्चन की लास्ट इंफॉर्मेशन है। जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस आपने बताया ₹1000, 1000 रुपए। जनवरी ओपनिंग कैश बैलेंस आपने मुझे बताया 1000 रुपए। अब है कैश फ्रॉम डेटर्स।
नोट नंबर 1 बनाइएगा और नोट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा कैश फ्रॉम डेटर्स। हां जी, जब हम पॉइंट नंबर ई को पढ़ते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि जी आधा पैसा तो जी उसी महीने मिल जाता है जिस महीने सेल होती है, उसी महीने मिल जाता है, बाकी आधा पैसा अगले महीने मिलता है। तो आइए फार्मूला डेवलप करते हैं। इसका मतलब इस महीने जो सेल होगी आधा पैसा इसी महीने मिल जाएगा, बाकी आधा पैसा तो फिर अगले महीने मिलेगा। लेकिन पिछले महीने जो सेल हुई थी उसका आधा पैसा जरूर पिछले महीने मिल गया होगा, पर बाकी आधा पैसा तो हमें इस महीने मिलेगा ना, प्लस हाफ ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट मंथ। ठीक है ना इक्वेशन? इस महीने की सेल का आधा पैसा इस महीने मिलेगा और जो सेल पिछले महीने हुई थी उसका आधा पैसा भी इस महीने मिलेगा। आइए पहले जनवरी के महीने की बात करते। बताइएगा जनवरी में आप कितनी यूनिट्स बेचना चाहते? आपने कहा 60 यूनिट। जनवरी में आप एक यूनिट किस रेट पर बेचना चाहते? आपने कहा ₹800 पर यूनिट। वैसे एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 1000 रुपए है, पर जनवरी में 20% ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया जाता है। हमारा काम क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर बेचने का है, तो क्या है जनवरी में सर्दी होती है असल में, तो रेफ्रिजरेटर बेचने में ना 20% डिस्काउंट देना पड़ता है, तो हम तो एक एक यूनिट 800 में ही बेचते हैं। क्या ये बात सही? तो जनवरी में हमने 60 यूनिट बेची 800 रुपए के रेट पर और आधा पैसा जनवरी में मिल जाएगा। क्या ये बात सही? अच्छा बताइए पिछले महीने आपने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे थे? 60। अच्छा पिछले महीने किस रेट पर बेचे थे? 800 के रेट पर ही बेचे थे। तो अपनी सेल का आधा पैसा रिसीव करें, पिछले महीने की सेल का भी आधा पैसा रिसीव करें, तो जनवरी में कितना पैसा मिल रहा है? आपका जवाब है 48,000। फरवरी में कितनी यूनिट बेचनी है? 65। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 900 रुपए, उसका आधा अमाउंट रिसीव करें। पिछले महीने कितनी यूनिट बेची थी? 60, बेची थी 800 रुपए के रेट पर, कितना पैसा मिलेगा भाई? 69250। पक्का? अच्छा थोड़ा सा ही फर्क है, वैसे तो ज्यादा है नहीं। 53250। अच्छा जून में कितनी यूनिट बेचना चाहते हैं? सॉरी मार्च में कितनी यूनिट बेचना चाहते हैं? 75। किस रेट पर? 1000 के रेट पर। पिछले महीने आपने यूनिट बेची थी 65 और बेची थी 900 रुपए के रेट पर, कितना पैसा मिल रहा है भाई? 66750। ओके 66750, 66750।
तो कैश फ्रॉम डेटर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, आप इसे कैश बजट में रिकॉर्ड करें। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन की एंट्री रिकॉर्ड करी जाए। कौन सा पॉइंट पढ़ा जाए? इसमें लिखा है, कौन सा पॉइंट पढ़ा जाए? एल, एल वो आई जैसा दिखता है असल में, लेकिन एल है। वो पॉइंट पढ़े जो आई जैसा दिख रहा है लेकिन वो है असल में एल, जिसमें लिखा है कि जी 10,000 की मशीन बेचेंगे, दिसंबर में बेचेंगे, 3 महीने के उधार पर बेचेंगे, पैसा मिलेगा कब? मार्च में। ठीक है। अच्छा, जनवरी का टोटल कैश अवेलेबल 49,000, बाकी तो खैर अभी हम बता नहीं सकते। एक वर्किंग नोट भी हमने बना लिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये वर्किंग नोट हमने बना लिया है। अब आप वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, इस नोट को ध्यान से बनाना है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम ये वर्किंग नोट क्यों बनाएं? दूसरे शब्दों में, हम क्वांटिटी प्रोड्यूस जानने की कोशिश क्यों करें? इसके जवाब देने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आप उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को कंफर्म करें। स्टेटमेंट ये है, कैश इज रिसीव्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, वेयर एज कैश इज पेड इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नहीं समझ में? हमें पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपना सामान बेचते हैं, लेकिन हम पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि हम सामान बनवाते हैं या हम सामान बनाते हैं, है कि नहीं? स्टेटमेंट सही है ना? जैसे अब हमने वर्कर से यूनिट बनवाई, तो वर्कर कहेगा जी जब मैंने यूनिट बना दी है तो मुझे पैसे तो दो भाई। अब वर्कर की यूनिट मैं नहीं बेच पाऊं, ये तो मेरी सरदर्दी है ना। मैं नहीं बेच पाया, मुझे पैसे नहीं मिले, पर मैंने वर्कर से यूनिट बनवा तो ली, मुझे उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि पेमेंट पर बात हो जाएगी। पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस तो पता कर लो, क्योंकि पेमेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस की तो करनी है। आइए पता करें जनवरी में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, जनवरी में बेचनी कितनी है? 60। जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक 12, ओपनिंग स्टॉक 10। आप ओपनिंग स्टॉक पता कर पा रहे हैं ना? हाँ, इसका मतलब जनवरी में यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 62, प्रोड्यूस करनी है 62। फरवरी में यूनिट बेचनी है 65, क्लोजिंग स्टॉक 15, ओपनिंग स्टॉक 12, प्रोड्यूस करनी है 68। मार्च में यूनिट्स बेचनी कितनी है? 75, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, प्रोड्यूस कितनी करनी है? 85। अप्रैल में यूनिट्स बेचनी कितनी है? 80, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 25।
ये लेकिन आपने अप्रैल की कैलकुलेशन क्यों करी बिना बात के? जोश में आके आप कैलकुलेशन थोड़ी आगे बढ़ा देते, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। अब क्या करें, अब होगी कैलकुलेशन, अब कर क्या सकते हैं। खैर, नोट नंबर 3 बनाइएगा। नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा पेमेंट फॉर मटेरियल्स। नोट नंबर 3 आप लिखेगा पेमेंट फॉर मटेरियल्स। इसके लिए आपको पढ़ना होगा पॉइंट नंबर F। पढ़ लेते हैं। मटेरियल्स अमाउंटिंग टू ₹300 per unit manufactured are purchased 1 month in advance of manufacture and paid for in cash, earning 5% cash discount on half of the material purchased। पहली बात, ये कैश परचेज है, ये क्रेडिट परचेज नहीं। इसका मतलब पैसा देंगे और सामान खरीदेंगे। दूसरी बात, हम जो यूनिट बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस 1000 है। हालांकि हम 1000 में बेच नहीं पाते, जनवरी फरवरी में हमने ऑफ सीजन डिस्काउंट भी दिए, लेकिन यह मुद्दा नहीं। बेचते हम 1000 में हैं या 1000 में नहीं बेच पाते, वो दूसरी बात है। हम खरीदते कितने में? 300 में। 300 में खरीदते हैं और 1000 के आसपास बेच देते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। हम कितने में खरीदते हैं? 300 में। अगली बात, हमने जो फरवरी में यूनिट बनानी है उसका मटेरियल हम जनवरी में खरीदेंगे। मार्च में जो यूनिट बनानी है उसका मटेरियल हम फरवरी में खरीदेंगे, और अप्रैल में जो यूनिट बनानी है उसका मटेरियल हम मार्च में खरीदेंगे। यह क्वेश्चन कहना चाहता। और पैसा दे के सामान खरीदना 300 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। चूंकि कैश परचेज होगी तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट में लिखा है ना, 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ ऑफ द मटेरियल परचेस्ड। मान लीजिए आपने किसी को ₹X की पेमेंट करनी, कहते हैं ये काम करो, इसके 2 हिस्से कर दो, X/2 और X/2। ये वाला X/2 तो आप मुझे पूरा दे दो, और ये जो X/2 है ना, इस पर आप मुझसे 5% डिस्काउंट ले लो। हमने उससे कहा X/2 का 5%, क्या ये 2.5% ऑफ X नहीं है? मेरा मतलब है रेट ऑफ डिस्काउंट है आधे का 5%, क्या इसे पूरे का 2.5% कहा जा सकता है? आधे का 5% या पूरे का 2.5% एक ही बात है ना। क्या मैं दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि मुझे 2.5% डिस्काउंट टोटल अमाउंट पर मिलेगा, आधे अमाउंट पर मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी पूरे अमाउंट पर मुझे 2.5% डिस्काउंट मिलेगा? क्या ये बात मैं कह सकता हूं? डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप इतनी पेमेंट ना करें, आप 2.5% पेमेंट ना करें तो आप कितनी पेमेंट करेंगे? 97.5%। अगर आपको 100 रुपए देने तो 2.5 रुपए मत दो, फिर कितने रुपए दोगे? 97.5। तो इसका मतलब आप 97.5% पेमेंट कर दें। अब ये सारी बातें ना हमें इकट्ठी समअप करनी पड़ेंगी, और ऐसी सिचुएशन में हमें फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? पेमेंट फॉर मटेरियल्स इज इक्वल टू, पेमेंट फॉर मटेरियल्स इज इक्वल टू, फार्मूला है क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, आपने लिखा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड
नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा आपने? क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करनी है, आप उसके लिए मटेरियल इस महीने खरीदें 300 रुपए के रेट पर। ₹300 के रेट पर खरीदें, लेकिन पूरी 100% पेमेंट मत कर देना। पेमेंट आप करिएगा इसका 97.5%। डेवलप हो गया फॉर्मूला। अब जनवरी का महीना कहेगा कि देखो भाई, फरवरी में यूनिट बनानी है 68, आइए इसके लिए मटेरियल जनवरी में खरीदा जाए 300 रुपए के रेट पर, लेकिन पेमेंट करी जाए 97.5%, 19890। फरवरी का महीना यह कहेगा कि मार्च में यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 85, इसके लिए मटेरियल खरीदा जाए फरवरी में 300 रुपए के रेट पर, लेकिन पेमेंट करी जाए 97.5%, 24863 अप्रॉक्सीमेटली। मार्च का महीना यह कहेगा अप्रैल में यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है 80, उसके लिए मटेरियल खरीदा जाए मार्च में, पेमेंट करी जाए 300 रुपए के रेट पर, और पेमेंट करी जाए 97.5%, 23,400। ₹23,400। तो आइए पेमेंट फॉर मटेरियल्स रिकॉर्ड करें। 19890, 24863, 23,400। ठीक बात है। तो ये आपने क्या रिकॉर्ड किया? पेमेंट फॉर मटेरियल्स। पेमेंट फॉर मटेरियल्स आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें क्या डिस्कस करना है? पेमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। कौन सा पॉइंट पढ़ा जाए? पॉइंट नंबर जी। क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर ₹50 पर यूनिट, 50 पर यूनिट। वो ठीक है, पर आप ये बताइए कि पेमेंट कब होगी? मतलब लेबर की पेमेंट 1 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है। मैं आपसे ये जानकारी हासिल करना चाहता हूं। क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जैसा आप कह रहे हैं कि पेमेंट हाथों हाथ हो जाती, तो इसका मतलब हमें उसी समय इंस्टेंट पेमेंट कर देनी चाहिए। कैसे? जनवरी में हम वर्कर से यूनिट कितनी बनवाएंगे? 62 यूनिट बनवाएंगे ना, तो 50 रुपए के हिसाब से हम पेमेंट उसी समय कर देंगे। 50 के हिसाब से पेमेंट उसी समय कर दीजिए। फरवरी में यूनिट बनवाइए 68, 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट उसी समय कर दो। मार्च में यूनिट बनवाइए 85, 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट उसी समय कर दीजिए। ठीक बात है ना? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एंट्री है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना लिखा है? 100 पर यूनिट। हम फिर वही बात कहेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि जी हमने पेमेंट इसकी कब करनी है।
तो पेमेंट फिर हमें उसी समय कर देनी चाहिए, लगे हाथ पेमेंट कर देनी चाहिए। हां जी, जनवरी में यूनिट बनेंगी 62, पेमेंट है ₹100 पर यूनिट। फरवरी में यूनिट बनेंगी 68, 100 पर यूनिट। यूनिट बनेंगी 85, 100 पर यूनिट। पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, अगेन द क्वेश्चन से 6000 पर मंथ, लेकिन पेमेंट का क्राइटेरियन क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो पेमेंट उसी समय कर देनी चाहिए, 6000 पर मंथ। अब हमारे पास दो एंट्रीज रह गई, एक तो है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स और दूसरा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आइए पहले डिविडेंड का मैटर डिस्कस कर ले। डिविडेंड का मैटर कौन से पॉइंट में लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर के में लिखा। आइए इसको पढ़ लेते हैं। डिविडेंड फॉर द ईयर 2008 अमाउंटिंग टू ₹2000 expected to be declared in March and payment were to be spread between March and April। हम ये मान लेते हैं कि आधी पेमेंट होगी मार्च में और आधी पेमेंट होगी अप्रैल में। तो आइए आधी पेमेंट मार्च में करी जाए 1000 रुपए, और बाकी 1000 आधी पेमेंट अप्रैल में होगी, वो तो हम लोग जानना नहीं चाहते। अल्टीमेटली सोचा जाए तो हमारे पास बस एक ही रिक्वायरमेंट रह गई है, और वो है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। आइए हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएं, लास्ट वर्किंग नोट बनाएं, और इसकी हेडिंग डालेगा पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। पर्टिकुलर्स जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन बड़ी टेक्निकल मैनर में दे रखी है। अब उसको डायरेक्टली डील करोगे ना तो समझ नहीं आएंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सी सिचुएशन आपके सामने लेकर आता हूं। आप उस सिचुएशन को समझिए तो आपको यह पॉइंट भी आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना ये पॉइंट लाख कोशिश करोगे समझ में नहीं आएगा। हां जी, मान लीजिए एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर है 10,000। आप सिर्फ इस एग्जांपल को समझ रहे हैं, लिखेगा मत। तो एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर है 10,000, 10,000 रुपए। बड़ा जेन्युइन सा एग्जांपल है। फर्दर मानिए इस एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है और उसका नाम है बच्चे की स्कूल फीस। बच्चे की स्कूल फीस इसमें इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली इंक्लूडेड होना भी चाहिए, और वो बच्चे की महीने की स्कूल फीस है 1,000 रुपए। मैं क्या करता हूं, इंटेंशनली वो 1,000 रुपए माइनस कर देता हूं। वैसे 1,000 माइनस करके मुझे पता क्या चल जाएगा, 9,000 रुपए। 10,000 में से 1,000 माइनस करूंगा तो 9,000 पता चलेगा। अब बताइए 9,000 क्या है? 1,000 तो बच्चे की स्कूल फीस है, 9,000 क्या? हाँ सही बात है, एक्सपेंडिचर अदर देन स्कूल फी। एक्सपेंडिचर अदर देन स्कूल फी, ओके। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि बच्चे की स्कूल फीस को छोड़कर बाकी खर्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम से मतलब यानी जनवरी का पैसा जनवरी में पे होता है, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में। तो बच्चे की स्कूल फीस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि स्कूल वाले कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च की स्कूल फीस
इकट्ठी देनी होगी, जनवरी में देनी होगी। जनवरी की जनवरी में पे करो, फरवरी की भी जनवरी में पे करो, मार्च की भी जनवरी में पे करो। मेरे ख्याल से मैं सही एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, मैं जानना चाहता हूं कि जनवरी में मैं टोटल पेमेंट कितनी करूंगा। जवाब है ये 9,000 की पेमेंट तो करनी है, स्कूल फीस को छोड़कर बाकी तो पेमेंट करनी ही है, और 3,000 की स्कूल फीस भी पे करो, तो जनवरी की टोटल पेमेंट 12,000 रुपए, फरवरी की पेमेंट 9,000 रुपए, मार्च की पेमेंट 9,000 रुपए। अच्छा बताइएगा, जनवरी का एक्सपेंडिचर, जनवरी का एक्सपेंडिचर बताओ। जनवरी का एक्सपेंडिचर बताओ 10,000। जनवरी की पेमेंट बताओ 12,000। फरवरी का एक्सपेंडिचर, फरवरी की पेमेंट, दिस इज इट। हमें एक्सपेंडिचर और पेमेंट का फर्क समझना चाहिए ना। फरवरी का खर्चा तो 10,000 है, हर महीने का खर्चा 10,000 है, तो फरवरी का खर्चा भी 10,000 है, लेकिन फरवरी में पेमेंट कितनी है 9,000, क्योंकि फरवरी की स्कूल फीस तो जनवरी में पे हो गई। पेमेंट और एक्सपेंडिचर का फर्क समझ में आया। प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पे लोग एक्सपेंडिचर और पेमेंट में फर्क नहीं करते। वो एक्सपेंडिचर कोई पेमेंट बोल देते हैं, पेमेंट कोई एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। भाई किसी से आमतौर पर जहां भी जनवरी का खर्चा कितना है, कहते हैं 12,000, और कितना 12,000 तो पेमेंट है। वो कहते हैं मुझे सब नहीं मालूम। ये आप अकाउंट्स की क्लास में पढ़ते होंगे कि एक्सपेंडिचर पेमेंट में क्या फर्क होता है, हम तो ऐसे ही बोल दिया करते हैं। मेरे ख्याल से अकाउंट्स की क्लास में जब तक है तब तक हम टेक्निकली बोलते हैं, बाहर निकलकर भी हम ऐसे ही बोल दिया करते हैं। हम लोग बड़ी बार पेमेंट को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को पेमेंट बोल देते हैं। हम लोग वो डिस्टिंग्विश नहीं करते ना, पर हमें कम से कम क्लास में तो डिस्टिंक्शन रखना ही होगा। एक्सपेंडिचर हर महीने 10,000, लेकिन पेमेंट जनवरी में 12,000, फरवरी में 9,000, मार्च में 9,000। क्या ये बात सही? एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैंने आज एक पेन खरीदा 10 रुपए का और ये 10 दिन चलेगा, तो आज की पेमेंट 10 रुपए, पर आज का एक्सपेंडिचर 1 रुपया। आज मैंने कितना पेन खर्च कर डाला? 1 रुपए का पेन, यानी मैंने 10% पेन खर्च कर डाला। कल एक्सपेंडिचर 1 रुपया, पेमेंट 0। पेमेंट तो हो गई, एक बार पेन खरीदा, अब तो 10 दिन चलेगा। पेमेंट पहले दिन लिखिए, पर एक्सपेंडिचर हर रोज लिखिए। क्या ये बात सही है? अगर आज मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 50 रुपए का, पर गाड़ी चलेगी 2 दिन, मान लीजिए 50 रुपए के पेट्रोल में गाड़ी 2 दिन चलेगी, तो आज पेमेंट 50 रुपए, पर आज का एक्सपेंडिचर 25 रुपए। कल पेमेंट 0, एक्सपेंडिचर 25 रुपए। पेमेंट और एक्सपेंडिचर का फर्क ही तो है। ठीक बात है ना? अब आइए क्वेश्चन का पॉइंट नंबर जे ध्यान से पढ़ ले। द फिक्स्ड ओवरहेड बजट वाज ₹6,000 per month during off season and 7,000 during the season. Out of this, the quarterly premium for fire insurance amounting to ₹600 was payable in first month of each quarter. लिखेगा एक्सपेंडिचर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। जनवरी का एक्सपेंडिचर 6,000, फरवरी का एक्सपेंडिचर 6,000, मार्च का एक्सपेंडिचर 7,000। क्या ये बात सही? एक्सपेंडिचर जनवरी फरवरी 6,000 क्योंकि ऑफ सीजन है, मार्च चूंकि सीजन है तो एक्सपेंडिचर हो गया 7,000।
आप इसमें से माइनस करिएगा एक्सपेंडिचर ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने लिखा माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 600 रुपए, लेकिन 600 रुपए 3 महीने का है, तो हर महीने का कितना हो गया 200 रुपए, और वो 200 रुपए इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ₹200 माइनस करने का मतलब है अब जो अमाउंट है उसे मैं कहूंगा एक्सपेंडिचर अदर देन प्रीमियम। ये है एक्सपेंडिचर अदर देन प्रीमियम, जो कि अपने ही महीने में पे होता। जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी, मार्च का मार्च, प्लस पेमेंट ऑफ प्रीमियम। जनवरी में हम कितने प्रीमियम की पेमेंट करेंगे 600। जनवरी में एक तो हम प्रीमियम पे करेंगे, दूसरा हम अदर देन प्रीमियम भी पे करेंगे। तो जनवरी की टोटल पेमेंट हो गई 6400, फरवरी की पेमेंट हो गई 5800, मार्च की पेमेंट हो गई 6800। आप लिखिएगा पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो जनवरी में पेमेंट रिकॉर्ड करवाइए 6400, फरवरी में पेमेंट रिकॉर्ड करवाइए 5800, मार्च में पेमेंट रिकॉर्ड करवाइए 6800। फिर तो आप मुझे पेमेंट्स का टोटल बता सकते हैं। 41590, 46863, 49950, 49950। आप मुझे जनवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस बताएं। 7410। ठीक है ना। आपने टोटल कैश अवेलेबल में से टोटल कैश पेमेंट माइनस करी, जनवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस आपने बताया। आप इसको फरवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाएं। 60660, अवेलेबल 60660। फरवरी की पेमेंट का टोटल आप जानते हैं 13797। 90547, 40597। हाँ, तो ये हमने कैश बजट के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो जो हमने कॉस्टिंग का कैश बजट का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर ABC लिमिटेड।
देखो भाई, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टर वाइज डिटेल्स हमें मालूम है। ओपनिंग कैश बैलेंस, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट्स, परचेज ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, इनकम टैक्स, परचेज ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट पेज। द कंपनी डिजायर्ड टू मेंटेन minimum cash balance of rupees 15,000 at the end of each quarter. Cash can be borrowed or repaid in multiples of rupees 500 at interest of 10% per annum. Management does not want to borrow cash more than what is necessary and wants to repay as early as possible. In any event, loans cannot be extended beyond 4 quarters. Interest is computed and paid when the principal is repaid. Assume that borrowing take place at the beginning and repayments are made at the end of quarter. इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, इसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन कही गई। चलिए आइए कैश बजट बनाना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री आप लिखिएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस क्वार्टर फर्स्ट में कितना गिवन है? रुपीज 10,000। फिर क्वेश्चन में लिखा है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। बताइएगा पहले क्वार्टर में कलेक्शन कितनी है? 1,25,000 रुपए। दूसरे क्वार्टर में कितनी? 1,50,000 रुपए। तीसरे क्वार्टर में 1,60,000 रुपए। चौथे क्वार्टर में 2,21,000 रुपए। तो आपने करा क्या? ओपनिंग कैश बैलेंस में ऐड किया कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। ऐसा करने से आपको क्या पता चलेगा? टोटल कैश अवेलेबल। पहले क्वार्टर में तो आप बता ही गए 1,35,000। बाकी हम बता नहीं सकते। ये आपने लिखा टोटल कैश अवेलेबल। फिर क्या है कि क्वेश्चन में आपको पेमेंट की कुछ डिटेल्स गिवन है। एक है परचेज ऑफ मटेरियल, दूसरा है अदर एक्सपेंसेस, तीसरा है सैलरी एंड वेजेस, चौथा है इनकम टैक्स, पांचवा है परचेज ऑफ मशीन। वैसे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको डिटेल्स तो सारी बतानी पड़ेंगी, पर यहां पर हम एक काम करते हैं, सीधा लिख लेते हैं टोटल कैश पेमेंट्स।
तो आप डायरेक्टली मुझे कैश पेमेंट्स का टोटल बता दें। 1,40,000. आपने बताया 1,40,000, फिर बताएं 1,50,000, थर्ड क्वार्टर 1,50,000, चौथे क्वार्टर में आप मुझे पेमेंट का टोटल बताएं, फिर से बताएं। आपने बताया ₹2,04,000। ठीक है, आपने डायरेक्टली पेमेंट लिख दिया, ठीक है। वैसे आपको डिटेल्स लिखनी चाहिए थी। सुनिए, यहां तक तो हमने क्वेश्चन को ठीक ढंग से डील कराई नहीं। अब अगले पेज पर क्वेश्चन में बड़ी सारी बातें कही गई। पहली बात तो यह कही गई है कि मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस 15,000 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब यह बात हम आपको मिनिमम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 15,000 ही बैलेंस होना चाहिए, हम कह रहे हैं जी कम से कम तो इतना होना ही चाहिए। आप इससे ज्यादा मेंटेन करें बहुत अच्छी बात है, पर 15,000 से कम कभी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो आपने लिखा मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस, ठीक बात है। हाँ वो कोई बात नहीं, वो सिचुएशन मैनेज करेंगे। ये मिनिमम कैश बैलेंस है, ब्रैकेट्स में लिखेगा क्लोजिंग, ये क्लोजिंग जरूर लिखेगा आप, मिनिमम कैश बैलेंस क्लोजिंग। अब आप इसके नीचे लिखेगा मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट। अब जब आप कहते हैं कि आपने 1,40,000 की पेमेंट करनी, इसका मतलब आपको 1,40,000 का कैश चाहिए, आपको 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, उसके लिए भी कैश चाहिए, तो आपको टोटल कैश फिर चाहिए कितना, 1,55,000 रुपए। आपकी जरूरत है 1,55,000, पेमेंट 1,40,000 करनी है और 15,000 जेब में रखना। आपकी जरूरत 1,55,000 है। सेकंड क्वार्टर में 1,65,000, 1,50,000 और 15,000, फिर 1,50,000 और 15,000, फिर से 1,65,000। और थर्ड क्वार्टर में आपकी रिक्वायरमेंट है 2,15,400 रुपए, ठीक है। ये आपने मुझे बताया मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, जबकि आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 1,35,000। इसका मतलब कैश कम है आपके पास। क्वेश्चन कहता है हां जी कैश कम हो सकता है, जब भी कैश कम हो तो क्या करें, लोन लीजिएगा, ठीक बात है। तो अब हम फाइनेंसिंग के मैटर पर डिस्कशन करेंगे। फाइनेंसिंग का मतलब होगा कि हमें दो बातें करनी है, एक लोन टेकन और दूसरा लोन रीपेड। फाइनेंसिंग का मतलब है कि हमें दो बातें करनी, एक लोन टेकन और दूसरा लोन रीपेड, ठीक है। जब आप कहते हैं लोन रीपेड, इसका भी मतलब है कि हमें दो बातें करनी है, एक प्रिंसिपल अमाउंट
और दूसरा इंटरेस्ट। क्या ये बात सही? इसका मतलब इस जगह पर हम फाइनेंसिंग के मैटर पर आपसे बात करेंगे। इस जगह हम फाइनेंसिंग के मैटर पर आपसे बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम एक काम और करेंगे और वो है एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस। एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस मेरा मतलब है आप ये कह चुके हैं कि बैलेंस कम से कम 15,000 होना चाहिए। कम से कम 15,000 होना चाहिए ना, ज्यादा तो हो ही सकता है। कभी 15,000 से ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा सही, 15,000 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा तो हो ही सकता है। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि आपके पास 1,35,000 हैं, 1,40,000 की पेमेंट करनी है, 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, रिक्वायरमेंट 1,55,000 की है। बताइए पहले क्वार्टर में कितना कैश कम है? 20,000। देखिए पहले क्वार्टर में हम 20,000 का लोन ले लेते हैं। 1,35,000 है, अगर मैं 20,000 का लोन लेता हूं तो मेरे पास टोटल कैश हो जाएगा 1,55,000। उसमें से मैं 1,40,000 की पेमेंट कर दूंगा और जो मैंने मिनिमम बैलेंस सोच रखा है बस उसे ही मैं मेंटेन कर पाऊंगा। बस वही मेंटेन हो पाया। हमारे पास 20,000 का कैश शॉर्ट था, हमने 20,000 का लोन लिया, सारी पेमेंट एडजस्ट हो गई और जो मिनिमम बैलेंस हमने सोच रखा था वो मेंटेन हो गया। लोन के कंटेक्स्ट में कुछ जरूरी बातें ध्यान करें। एक, जब लोन वापस होगा, यानी आप लोन वापस ही मत करो कभी, तो इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा। पर इस पर क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा मत कहिए कि लोन वापस मत करो। यह भी तय है कि लोन 4 क्वार्टर के अंदर अंदर वापस किया जाना जरूरी है। आप लोन को साल से ज्यादा के लिए होल्ड भी नहीं कर सकते हो, यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लोन वापस करना ही होगा और जब लोन वापस करोगे इंटरेस्ट भी तभी देना। जब तक आप लोन रीपे नहीं करते तब तक इंटरेस्ट के बारे में बात ही मत करो। ठीक बात है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। यह बात याद रखिएगा कि लोन का लिया जाना या वापस किया जाना मल्टीपल ऑफ 500 में होना चाहिए। यह भी याद रखिएगा कि आप जब भी लोन लेते हैं क्वार्टर के शुरू में लोन लेते हैं और जब भी आप लोन वापस करते हैं क्वार्टर के आखिर में वापस करते हैं। अब इन सारे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। खैर, हमने पहले क्वार्टर का क्लोजिंग बैलेंस पता कर लिया है 15,000। आइए इसे दूसरे क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाए। दूसरे क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, कलेक्शन है 1.5 लाख, तो टोटल कैश अवेलेबल हो गया 1,65,000। ठीक बात है ना? अब सवाल ये उठता है कि सेकंड क्वार्टर में आपकी कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है? यही है जी कैश की रिक्वायरमेंट। 1.5 लाख पेमेंट करने के लिए चाहिए, 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो पेमेंट रिक्वायरमेंट है 1,65,000। जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो आप पाते ना 1 रुपए का कैश कम है ना ज्यादा। जब कैश कम है ही नहीं तो और लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब कैश ज्यादा है ही नहीं तो मैं रीपे कहां से कर सकता हूं? इसका मतलब सेकंड क्वार्टर में कुछ मत करिए, ना नया लोन लीजिए ना पुराना लोन वापस करिए
और ना ही इंटरेस्ट पे करिए, क्योंकि जब लोन वापस नहीं करा तो इंटरेस्ट किस बात का। कम से कम ये क्वेश्चन तो यही कह रहा है। साबित ये हुआ कि किसी तरीके से मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन कर लिया। साबित हुआ कि आपने किसी तरीके से मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लिया। ये जो आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करा है, इसको आप तीसरे क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस बनाइए। ठीक है ना। तीसरे क्वार्टर का जब आप इसे ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे तो 15,000 और 1,60,000 टोटल कैश अवेलेबल 1,75,000। तीसरे क्वार्टर में 1.5 लाख की पेमेंट करनी है, 15,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, रिक्वायरमेंट है 1,65,000। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश है 10,000। आपके पास एक्स्ट्रा कैश है 10,000। क्या करें इस एक्स्ट्रा कैश का? लोन रीपे कर देते हैं। क्या हम 10,000 का 10% इंटरेस्ट पे करेंगे और 9 महीनों के लिए पे करेंगे? तो एक 9,000 रुपए का लोन रीपे कर देते हैं, दूसरा 675 का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अगले क्वार्टर में पे करें और इसके ऊपर 675 रुपयों का इंटरेस्ट पे करें। यह सिचुएशन हमारी रेंज में है। सुनिए, लिसन प्लीज। आप कह रहे थे कि आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। आपने क्या करा? 9,675 की पेमेंट कर दी, जिसमें 9,000 लोन रीपेड था, 675 इंटरेस्ट पेड था। आप बताइए बच गया 325 रुपए कैश बच गया ना। और 15,000 आपने पहले ही अलग करके रखे थे, तो 15,000 तो पहले ही अलग करके रखे थे, 325 और, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस 325 रुपए। ठीक बात है ना। अब माना 325 रुपए पड़े हैं, पर उसका जब हम कुछ करने देते, हमने भी तो ये कहा है ना 15,000 मिनिमम होना चाहिए। एक्चुअल में 15,000 से ज्यादा तो हो ही सकता है। आइए हम इसको चौथे क्वार्टर का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाएं। चौथे क्वार्टर में टोटल कैश अवेलेबल हो जाएगा 2325 टोटल कैश से। अब आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल, सफिशिएंट है, इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आपने जो लोन ओरिजिनली लिया था वो सारा रीपे हो जाएगा। ओरिजिनली आपने 20,000 का लोन लिया था, उसमें से 9,000 का तो वापस हो गया, बाकी बच गया 11,000। वो 11,000 आज हम रीपे कर देते हैं। लेकिन अब ये जो आप 11,000 रीपे करोगे, इसके ऊपर दीजिएगा 10। पहले क्वार्टर के शुरू से लेकर चौथे क्वार्टर के आखिर तक, क्या ये पूरा साल बन गया? पूरे साल पर 10% इंटरेस्ट हो गया 1,100 रुपए। अब आप मुझे चौथे क्वार्टर का क्लोजिंग कैश बैलेंस बताएं। 23,825।
अब सवाल जुड़ता है ये 23,000 ये 25 कैसे आया? ये कैसे आया? ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। टोटल कैश अवेलेबल माइनस टोटल पेमेंट्स माइनस लोन रीपेड ट्रस्ट पेड। ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक बात है? देखिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा के देने हैं वो एफएम की बुक में से करवा के देने हैं। तो या तो अभी हम क्वेश्चन शुरू या चलिए ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी एफएम की क्लास शुरू करेंगे। क्लास आज जल्दी खत्म हो सकती है। परसों की